हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दें। दरअसल कोरोना का खतरा भी टला नहीं है और बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना केसेस भले कम हो रहे हैं लेकिन तीसरी लहर का खतरा है और उस खतरे से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। और जल्दी से बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी ये की खबर है कि अवैध धर्मांतरण पर अब जो रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। धर्मांतरण मामले में जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, उसके बाद ईडी अब मामला दर्ज कर इसके तह के तक जाने की कोशिश करेगी। ईडी ने इस मामले में यूपी एटीएस से मामले से जुड़ी एफआईआर और तमाम डॉक्यूमेंट भी हाल ही में मांगे थे। तो बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर। आनंद, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, यानी आनंद, अब इस पूरे मामले की जांच ईडी करने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है पीएमएलए का। और बता दें कि हाल में ही यूपी एटीएस से जो एफआईआर थी अवैध धर्मांतरण से जुड़ी और जो तमाम डॉक्यूमेंट थे, जो तमाम लिस्ट थी जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ था, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ईडी ने मांगे थे। और उसके बाद दिल्ली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि जिस तरह से लगातार यूपी एटीएस ने जानकारी दी थी कि मलेशिया, कतर, गल्फ देशों से और पाकिस्तान आईएसआई तक का इस पूरा लिंक था, जहां से फंडिंग हो रही थी, कई शेल कंपनियां बनी थी, कई बैंक अकाउंट में इनलीगल ट्रांजैक्शन हुआ था, जिससे धर्मांतरण ज्यादा धर्मांतरण कराया जाए अवैध तरीके से। उस पूरे मामले में जो स्पेशल टास्क फोर्स है ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की, उसने ये मुकदमा दर्ज किया है। और अब जो प्रवर्तन निदेशालय की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उनकी जो खुद की एसटीएफ है, वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। इस मामले में जो भी लोग आरोपी हैं उन्हें आने वाले वक्त में सम्मन किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इस पूरे मामले में अब जो मनी लॉन्ड्रिंग की चेन है उसको खंगालेगी कि किस तरह से अवैध जो पैसा है विदेशों से भारत आया और वो देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ, अवैध धर्मांतरण में उसका इस्तेमाल हुआ, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किस रूट से पूरा पैसा आया था, ये तमाम चीज की जो इन्वेस्टिगेशन है अब जो ईडी की एसटीएफ है वो करेगी। बिल्कुल, तो अब देखिए ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। वहीं बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी उमर गौतम काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की यह खबर कि धर्मांतरण प्रकरण में हवाला के जरिए उमर गौतम के पास पैसे आ रहे थे। यूपी एटीएस को कुछ विदेशी खातों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। विदेशी फंडिंग कहां से हुई, हवाला के जरिए किन किन खातों में या कैसे कैसे पैसे आए, इन सब की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने यूपी एटीएस के साथ यूपी एसटीएफ को भी जांच में लगाया है। यूपी के बाहर कई राज्यों में भी यूपी की एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। छापेमारी में यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो मिले हैं। उत्तर प्रदेश में साजिश धर्मांतरण के बड़े मामलों का खुलासा हुआ। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक परत खुलती जा रही, जहां आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आया, विदेशी फंडिंग का नाम आया, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अनुज अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे, तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित सिंह भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजीत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। और अजीत, जांच अभी कहां तक पहुंची है? किस तरीके के सबूत हाथ लगे जिससे ये शक हो रहा है कि विदेशी फंडिंग भी इसमें हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अपर मुख्य सचिव गृह जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि इसमें विदेशी फंडिंग का मामला है। यूपी एटीएस को विदेशी खाते मिले हैं जिन खातों में पैसा आया है, यानी उमर के पास जो पैसा आ रहा था वो विदेशी खातों से पैसा आ रहा था। कैसे आ रहा था? सीधे तौर पर सरकार का दावा है, खुद एसीएसओ में कह रहे हैं कि इसमें हवाला के जरिए भी फंडिंग हुई है जिसकी हम जांच कर रहे थी। और जो एटीएस की जांच में मिले कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य, वीडियोज बरामद हुए हैं जिसमें जो आतंकी जो घटनाएं बोलते हैं कि बच्चे गोली चला रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, मानव बम कितना, इस तरह के वीडियो भी एफटीएफ को हाथ लगे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी एटीएस के साथ साथ अब सरकार ने एफटीएफ को भी लगा दिया, यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दिया और यूपी के बाहर भी छापेमारी की जा रही है। और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जिस तरह आनंद बता रहे थे कि ईडी ने केस दर्ज किया, केंद्रीय एजेंसियों से भी पूरी जानकारी यूपी एटीएस और एफटीएफ साझा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और खुद सरकार ये कह रही है कि 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं जिनके परिवारों को ही नहीं पता है कि उनके बच्चों का धर्मांतरण कर दिया गया या वो कहां पर हैं और कैसे किया गया। तो बड़ी साजिश का खुलासा। और खुद एक तरह से अगर कहा जाए तो जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा था उस एंगल पर भी जांच की जा रही है यूपी एटीएस और एफटीएफ की तरफ से। जो टेरर एंगल है, विदेशी फंड है, जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का नाम आया खुफिया एजेंसी का, उसकी जांच की जा रही है। तो एक बड़ा पैमाना किया, दायरा बढ़ा दिया गया। 60 से अधिक ऐसे लगभग 65 एनजीओ और संगठन है अर्पिता जहां पर फंडिंग की बात आई है, जहां से उमर उनके संपर्क में था। 150 से लोग थे जिनकी सूची यूपी एटीएफ ने और एजेंसियों को साझा किया जिनसे उमर संपर्क में था। ये वो लोग थे जो पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बन गए और फिर इन्हीं के जरिए और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, जनसंख्या के संतुलन को बराबर करने की कोशिश की जा रही थी या बिगाड़ने की। तो अब सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी, उनके खिलाफ एनएसए यानी राफ्ट 2 की धाराएं लगाई जाएंगी, छोड़ा किसी तरीके से नहीं जाएगा। तो सरकार की कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। देखिए, जबरन धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में एटीएस की टीम लखनऊ के मलिहाबाद अल हसन इंस्टीट्यूट पहुंची। इसी बीच उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक उमर गौतम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है और इसी बीच एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के सुराग भी हाथ लगे हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने 24 राज्यों में धर्मांतरण का दावा किया है। अजीत सिंह की खबर है कि एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यानी कई ऐसे केसेस अब सामने आ रहे हैं और कई ऐसे परिवार भी सामने आ रहे हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। आपने बहुत लोगों से बात की है, लोग क्या कह रहे हैं, कहां तक इनके तार पहुंचे हुए थे? देखिए, अब जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, खासतौर से बात करें, जब उनसे बात करें तो जब वो आवृत्ति बताते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ हो रहा है। और जब वो अपने घरों में पहुंचते हैं और जब देवी देवताओं के मूर्तियों और फोटोग्राफ्स देखकर जिस तरीके से वो बातें करने लगते हैं, तब उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक वो धर्म परिवर्तन कर चुके होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अभिभावकों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनका बेटा जो है धर्म परिवर्तन करने जा रहा है।
क्योंकि वो मुख्य बधिर होते हैं, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और साइन लैंग्वेज के जरिए उनसे संपर्क साधा जाता है। अब देखिए, जब जो एटीएस है, वो जो एटीएस जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और जिस तरीके से अजीत लगातार बता रहे थे कि 20 दिन पहले गाजियाबाद से एक इनपुट मिला, उस इनपुट को जब आगे ले जाया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब जाके तमाम दस्तावेज, वीडियोस वगैरह एविडेंस मिले हैं। और जो फंडिंग का मामला है, अब उस फंडिंग के मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज कर लिया। अब ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, खासतौर से विदेशी फंडिंग को लेकर। जिस तरीके से मलेशिया, कतार, पाकिस्तान, आईएसआई के साथ इसके लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अब ईडी का शिकंजा इस पर कसेगा। और जिस तरीके से हमने कश्मीर में देखा था, अर्पिता, कश्मीर में जब पत्थरबाजी हो रही थी, वहां पर जब अशांति थी, हिंसा हो रहा था, तो उस वक्त भी वहां पर ईडी की एंट्री हुई थी। और जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उस पूरे पत्थरबाजी पर फुल स्टॉप लग गया था। तो जाहिर तौर पे जब ईडी की एंट्री अब हो गई है इस पूरे मामले में, ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज कर लिया है, तब ईडी अब विदेशी फंडिंग के मामले में जांच करेगी। और जाहिर तौर पे जो कनेक्शन है, कहां से ये पैसा रूट होकर आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था, मकसद क्या था, और उसके बाद जितने लोग हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से यूपी पुलिस का दावा है कि एटीएस को तकरीबन 150 लोगों की लिस्ट दी गई है। ये सभी सहयोगी हैं मुख्य आरोपी उमर गौतम के। तो जाहिर तौर पे इन सभी सहयोगियों के नाम जो है वो पुलिस के पास है, तो उन पर अजीत, कई ऐसे एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं, कई ऐसे संस्थाएं जिनके ऊपर अब शक गहरा रहा है। उधर क्या उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है? क्या आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी मुमकिन है इस संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दें कि लगभग 50 से 60 लोगों को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ का जो उनका दफ्तर है, वहां भी चूंकि वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। जो नोएडा की सोसाइटी का मामला आया, उसके लोगों से भी एटीएस पूछताछ कर रही है, कुछ परिवारों से पूछताछ कर रही है। और उमर के, वो फतेहपुर से लेकर, बरेली से लेकर लखनऊ के, जहां कल छापा मारा था एटीएस ने मलिहाबाद में, उनके संस्थापक जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एटीएस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और उनकी पूछताछ के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। छापेमारी का दौर भी लगातार चल रहा है, यूपी के अंदर और यूपी के बाहर यूपी एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। लगभग अब तक कम से कम 50 से 60 लोगों को यूपी एटीएस ने उठाया था, उनसे पूछताछ किया है, उनको अपने ही एटीएस मुख्यालय पर रखा, अलग अलग जगहों पर पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ की जानकारी एटीएस शेयर नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो ये कि कई संस्थाओं के जो प्रबंधक हैं उनसे एटीएस पूछताछ कर रही है, उन्हें एटीएस मुख्यालय पर रखा गया है। जहां जहां भूख बघिर बच्चे थे या उनके परिवार वाले जो खुलकर सामने आए, क्योंकि कल एटीएफ ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस पर भी कई सारे लोगों ने संपर्क किया, उन परिवारों से भी पूछताछ की गई है। सरकार ये बता रही है अर्पिता, जो बड़ी जानकारी है कि बहुत सारे लगभग 150 से 200 परिवार हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनके बच्चों का या उनके परिवार के लोगों का धर्मांतरण हो गया और वो कहाँ हैं। तो सरकार इसकी बड़ी जांच करा रही, क्योंकि उनको शक है कि ये बच्चे या ये महिलाएं आतंकी संगठनों में शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो है, ठीक है अजीत, जरा रहिए आप साथ। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और गिरफ्तार उमर गौतम और काजी जहांगीर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एटीएस ने नंबर और ईमेल आईडी जारी किया। 9792103156 पर सीधे कॉल कर धर्मांतरण या दोनों आरोपियों से जुड़ी अहम जानकारी दी जा सकती है। अब आपको कानपुर के एक ऐसे परिवार की कहानी बता दें जिनका दावा यह है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसा। अब्दुल्ला वो बन गया और तब घर लौटा। परिवार का यह आरोप है कि उनका बेटा आदित्य धर्मांतरण गिरोह का शिकार हो गया। आदित्य के परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया। आदित्य की मां अपने बेटे के धर्म बदलने से काफी परेशान है। उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत मूक बधिर लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आदित्य घर तो लौट आया है, लेकिन अभी भी वो परेशान है और हिंदू धर्म को लेकर सवाल कर रहा है। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से उसको चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारे इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न भर दिए कि ये सोचने पे मजबूर हो गया और इसको जब आंसर नहीं मिले तो उस पर ये काफ़ी परेशान हुआ और इसको जो है वहीं सही लगा इस्लाम धर्म। इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के ज़रिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो, जिनको देख के मेरे बेटे का माइंड वॉश हुआ है।
और इतनी बुरी तरह उसके दिमाग में सब बैठ गया है कि आज वो लौट चुका है और उसके बाद भी वो चीज़ें निकल नहीं रही उसके दिमाग से। वो ठीक नहीं है। कल तो वो इतने सारे न्यूज़ चैनल और ये सारी न्यूज़ देख के और सबको देख के दबाव में आ गया, तो लग रहा था कि हाँ ये चेंज हुआ, क्योंकि सबके आने की जब इसने खबर सुनी और सबको देख के इसने अपने आप से जाके बाथरूम में जाके दाढ़ी वाड़ी सब बना ली। दाढ़ी काफ़ी लंबी हो गई थी, दाढ़ी काट ली, लेकिन सबके जाने के बाद में रात में जो कंडीशन थी तो इसका डिस्टर्ब था माइंड और काफ़ी क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि आप जो हैं ये सबको क्यों अलाउड कर रही हैं, सारे लोग क्यों आ रहे हैं, मेरा पेपर में न्यूज़ क्यों छापा जा रहा है, मेरा फ़ोटो क्यों इशू हो रहा है। उसके अलावा ये हिंदू लोगों को अपने बारे में और मुसलमानों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो है इंटरव्यू नहीं देना, ये सब इस तरीके का बात हुआ था। अब आपको बताते हैं कि कैसे जबरन धर्मांतरण के तार फतेहपुर तक फैले। यूपी के फतेहपुर में एक स्कूल टीचर के मुताबिक पिछले साल उमर गौतम 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल आया। स्कूल टीचर का आरोप यह भी है कि स्कूल आए मौलानी थे वो धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। स्कूल टीचर ने आरोप लगाया कि मौलाना बच्चों को धर्म परिवर्तन करने पर गरीबी दूर करने का लालच दे रहे थे। इतना ही नहीं, टीचर का यह भी आरोप है कि उस पर भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था और उन्हें तरह तरह का लालच दिया जाता था। वहाँ पे अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है। हाफिज़ वगैरह, हाफिज़ जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ हाफिज़ होते हैं। तो सर ये हाफिज़ जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू। तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊँ, दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा। अजीत, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये धर्मांतरण का खेल खेला गया? अभी तक क्या जांच में सामने आया है? कितने लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो जांच सामने आई है यूपी ATS ने यूपी सरकार को जानकारी दी है। जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक देश के 24 राज्य, केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर कश्मीर से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित थे, या और जो राज्य हैं 24 राज्य, यानी बड़ी संख्या है जहां पर उमर ने धर्म परिवर्तन कराया। तो ये जानकारी यूपी ATS को हाथ लगी थी और इसीलिए फिर बाद में आतंकी संगठनों का जो एंगल है वो ATF ने जानकारी दी और विदेशी फंडिंग और अब हवाला का मामला सामने आ गया। उमर और उसके जो गिरोह के लोग थे वो सोची समझी साजिश के तहत छोटे बच्चों, मूक बधिर बच्चों, गरीब महिलाओं, गरीब हिंदू परिवारों को टारगेट करते थे, लालच प्रलोभन देते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। और उमर अपने वीडियो में इस बात की कबूलनामा कर चुका है कि लगभग 1000 अधिक लोगों का उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया। तो अब उमर के जो करीबी जो सहयोगी हैं, जो जहांगीर के करीबी सहयोगी हैं, उनके पूछताछ कर रहे हैं। उमर की रिमांड पर है, ATS के पास है, तो लगातार ये कार्रवाई जारी, दिल्ली से लेकर असम से लेकर, और देखिए इस पूरे मामले में ना बयानबाजी भी सामने आ रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का इस मामले पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए। वहाँ पे अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है। हाफिज़ वगैरह, हाफिज़ जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण। अब हिंदुस्तान में किसी तरह का जिहाद या गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं चलेगा। और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम एक विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट तो बहुसंख्यकों को किया गया। इनसे पूछिए कि ये भगवा आतंकवाद कौन है, किसने कहा था? भगवा आतंकवाद का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। हम तो देशहित में कानून लाते हैं और हम फिर कह रहे हैं कि ये कानून आएगा और कड़ाई के साथ में हम पालन भी करेंगे, और जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिनके तार जुड़े दिखाई देंगे, वो भी बिहाइंड द बार होंगे। धर्मांतरण के मामले में अब ATS अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक माली से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि वहां के माली का भी उमर गौतम के संगठन ने धर्म परिवर्तन कराया था और ये माली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी है और कैंपस के अंदर इसको क्वार्टर आवंटित है जिसमें ये अकेले रहता है।
इस्माइली का परिवार फरीदाबाद में रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी मां, पत्नी और बच्चे अलीगढ़ में ही इसके पास आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में इस्माइली की अजीबोगरीब हरकतें देखकर उसकी मां भी काफी परेशान है। हालांकि एएमयू के प्रॉक्टर इस तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। तो ये तार जो है ये बहुत राज्यों तक फैले हैं और किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क दरअसल काम कर रहा था, इसी की जांच अब एटीएस की तरफ से हो रही है। फिलहाल विदेशी फंडिंग का जो शक था उसको लेते हुए ईडी ने भी अब इस मामले की जांच अपने हाथों पर ले ली है और किस तरीके से ये पैसे आते थे, किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता था, इसकी जांच पड़ताल आगे हो रही है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहां विकास के नए नए रास्ते खुले। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर केंद्र की कोशिश दिल की और दिल्ली की दूरी को कम करने की है। जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई, जिसके बाद सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेजी से होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराए जा सके। इसके अलावा बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को जल्द चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए ताकि वहां पर विकास के कामों में तेजी लाई जा सके। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में अभी चल रहे विकास कार्यों पर भी संतुष्टि जताई। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं का लाभ 90% जनता को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हैं, अरुण सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं और अमित पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरुण से मेरा सवाल। अरुण, कल देखिए प्रधानमंत्री के साथ करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली है। आखिरकार इस बैठक का सार आप क्या देख रहे हैं, क्या सार निकाला जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रिश्तों में बर्फ थी वो पिघली है श्रीनगर और दिल्ली के बीच। जिनको कहा जाता है कि वो भाषा अलग बोलते हैं, घाटी की भाषा बोलते हैं, और घाटी की जो भाषा होती है वो दिल्ली की भाषा से थोड़ी अलग होती है। चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें आप, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, गुपकार अलायंस की बात करें, उन लोगों ने पहली बार एक सकारात्मक रुख दिखाया है। सरकार ने पहल की, उन लोगों ने सकारात्मक रुख दिखाया। तो कम से कम जो मुद्दे विवाद के हैं उन मुद्दों को छोड़ करके बाकी मुद्दों पर आगे चलने, बात करने और राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू करने पर सहमति बनी है। बड़े मुद्दे क्या थे? 370 और 35 से उन दोनों पर गुपकार अलायंस ने भी माना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब फैसला आएगा, सुनवाई होगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन उसको वापस लेने की मांग पर अड़ जाकर के और कश्मीर की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको रोक देना ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में अब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी। डिलिमिटेशन का काम वहां हो रहा है, उसको जल्दी पूरा करके वहां पर चुनाव किया जाएगा। पहले डीडीसी के चुनाव वहां हो चुके हैं। बड़ी बात यह, दूसरी बात यह है
कि जो एक नरमी आई है जो घाटी के नेता हैं उनके अंदर, जिन्होंने 370 और 35 पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, उसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। कश्मीर के विकास की बात हो रही है, कश्मीर में जनजीवन कैसे सामान्य है उसकी बात हो रही है। तो काफी दिनों बाद 5 अगस्त 2019 जब 370 खत्म किया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी, डायलॉग नहीं था। लोकतंत्र में अगर आप बातचीत करते हैं तभी समस्या का समाधान निकलता है, और इसलिए लगता है कि पहली बैठक के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और ये जो बातचीत की प्रक्रिया है वो आगे चलेगी, निरंतर चलेगी और अच्छी दिशा में चलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके का रुख दिख रहा है उससे एक सकारात्मक ही पहल ये दिख रही है। बैठक के बाद भी आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर क्या कहा। हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। रिफत भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, महबूबा मुफ्ती जब पहले इस बैठक में जा रही थी तब भी उन्होंने पाकिस्तान राग अलापा, बैठक से जब वो बाहर निकली तब भी वो पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि सकारात्मक ही दिशा में ये बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरीके से कल बातचीत हुई, सबसे पहले तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो इन लीडरों ने सुना, और इन लीडरों ने जो कहा वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी सुना। हालांकि उमर अब्दुल्ला को बात करने का मौका नहीं मिला है इस मीटिंग में। बाकी जो भी लीडर हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, गुलाम नबी आज़ाद हों या बाकी लोग हों, महबूबा मुफ्ती हों, उन्होंने बात की है। उमर अब्दुल्ला को छोड़ के बाकी सब लोगों ने इस मीटिंग में बात की है, उमर अब्दुल्ला ने खाली सुना। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे का कदम क्या होगा। फिलहाल तो एक शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन जो डिमांड्स हैं, क्या वो डिमांड्स पूरी की जाएंगी? जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो पूरा स्टेटहुड है उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या बाकी जो चीज़ें हैं दिल्ली से चलें। तो ऐसा उन्होंने उस चीज़ का ख़ास तौर से उस पर बात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जैसे आपने महबूबा मुफ्ती का पूछा, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ज़रूर एड्रेस करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत करने का उनका मकसद ये है कि मसला कश्मीर जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। लेकिन 370 और 35A की डिमांड लगातार गुपकार अलायंस के लोग कर रहे हैं, और कल भी समझा गया है कि 370 और 35A पे उस तरीके से बात मीटिंग में नहीं हुई है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन स्टेटहुड, पूरा स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात हुई है, कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है, उसमें शायद इनकी कोऑपरेशन मांगी गई है। ठीक है, रिफत रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री से विकास की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी की है। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद जी हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद वापस लौटे हैं। क्या प्रमुख मांग आप लोगों ने की थी प्रधानमंत्री से? कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, और उसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना जरूरी है, डेमोक्रेसी का बहाल होना जरूरी है, और तुरंत इलेक्शन कराने जरूरी है। हमने मांग की है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो, और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। हम लोगों ने मांग की है कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, 3 दशकों से बाहर है, उनको वापस राज्य में बुलाने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, और उसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं।
अमित, हमने देख लिया कि कांग्रेस का क्या रुख रहा है, वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कल मीटिंग हुई उससे क्या जानकारी मिल रही है? वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये सारे दल बैठे थे तो वहां किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? और देखिए, सरकार की ओर से पूरी तरीके से इनको भरोसा दिलाया कि लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो उनकी रखवाली की जाएगी, उनको मजबूत किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और लगातार पंचायत को मजबूत बनाया जाएगा, और परमिशन की जो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें राजनीतिक दलों की जो पुख्ता भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये साफ तौर पर सरकार की ओर से राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया गया। दूसरी चीज़, जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है। उसकी योजनाएं कश्मीर तक जा रही है, वहाँ के लोगों तक जा रही है, और बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने, पीएम ने उन योजनाओं का जिक्र किया कि कैसे घाटी में इनका क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे जनता को इसका फायदा पहुंच रहा है। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि स्टेटहुड है, उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं होना चाहिए, ये केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, और ये भी कहा कि वो प्रतिबद्ध है कि स्टेटहुड को कायम रखने में। तो ये 3 अहम भरोसा दिलाया है। और कमोबेश जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बेशक इनके अलग अलग बयान आ रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या और रीजनल पार्टीज हो, लेकिन इन तीनों जो मुद्दे हैं जो सरकार की ओर से सूचित किए गए थे और बताए गए थे, ऐसा लगता है कि इनको वो भरोसा मिला है, और घाटी में कम से कम ये इन तीनों मुद्दों पर दिशा गाड़ी आगे बढ़ेगी। रहिए जरा आप साथ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम जम्मू कश्मीर में विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा हुई। संसद में किए गए वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए राज्य परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव अहम चरण होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।